Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी. करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को जो आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, स्पेशली इन सीटेट. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. कॉमन क्वेश्चंस होंगे. अभी क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा सा चेंज किया है पिछले कुछ टाइम से. स्टार्ट करते हैं. सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर आप कर दीजिएगा. इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रुप एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग. आज मैं ऐसा क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग के 10 आउट ऑफ 10 आएंगे ही, सभी के ही उस लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं. अगर मैं बात करूं ग्रुप एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग प्रैक्टिसेस शुड बी, भाई ग्रुप में पार्टिसिपेशन की जो एक्टिविटीज हैं उनको हमें क्या करना चाहिए. डिस्करेज करें, इग्नोर करें, एनकरेज करें, नन ऑफ द अबव. मुश्किल से 30 सेकंड का भी आज आंसर में समय नहीं लगना चाहिए. बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, एकदम मेथोडोलॉजी जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हैं. सी, एनकरेज करना चाहिए हमें बच्चों को ग्रुप में कोऑपरेट करके, एक दूसरे का सहयोग करके सीखने के लिए. ठीक हो गई बात. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टूडेंट शुड बी प्रेज्ड इन, मतलब बच्चों को हम किस चीज के लिए प्रेज करें. तो प्राइवेट में प्रेज करना चाहिए, मतलब जब बच्चों की तारीफ करनी हो तो प्राइवेटली करें, उनको अलग कोने में ले जाकर के तारीफ करें, या फिर सेपरेटली मतलब अलग, या फिर पब्लिक में, या फिर इंडिविजुअली. कैसे तारीफ करेंगे आप बच्चों की, इंडिविजुअली, पब्लिक में, या कहां. आंसर कीजिए. सी होगा इसका जो सही आंसर है, यानी कि पब्लिकली आप प्रेज. देखो किसी की तारीफ करनी है तो आप सबके सामने कर सकते हैं, क्या बुराई है. बट अगर किसी बच्चे की कुछ प्रॉब्लम बतानी है, कुछ उसका गैप्स बताने हैं, कुछ इंप्रूवमेंट बताना है, तो हो सकता है कि आप पूरे सबके सामने ना कहें, कुछ एक बेहतर तरीके से सेपरेटली भी कह सकते हैं. इट डिपेंड्स, बट तारीफ में कोई नुकसान नहीं है, तो पब्लिकली आप प्रेज कर सकते हैं. इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. ठीक है बात. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च सजेस्ट्स दैट dash is a strong variable in the learning process, perhaps an even more important variable than ability. मतलब रिसर्च ने कहा है कि ये एक चीज है जो कि बहुत ही स्ट्रांग वेरिएबल है, यानी सीखने की प्रक्रिया में एक बहुत ही मजबूत चर कह सकते हैं. इवन आपके अंदर क्षमता है या नहीं, उससे भी ज्यादा मजबूत है. क्या एक चीज है? नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, मोटिवेशन या डिस्करेजमेंट. आंसर कीजिए फटाफट से. सिंपल मोटिवेशन. अगर आप मोटिवेटेड है, अगर आपके अंदर विल है, तो स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं. ठीक है बात. तो मोटिवेशन क्या है, आपकी एबिलिटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लर्निंग की प्रोसेस में. इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड, यू विल नॉट लर्न एट ऑल, या उतनी बेहतर लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी. मोटिवेशन जो है, नेशनल हाईवे कहा है मोटिवेशन को, NH कहा है. किसने? स्किनर ने. अगर हम बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग की गाड़ी बहुत तेज भागती है. यदि आप मोटिवेटेड हैं तो आप बहुत जल्दी से सीख लेते हैं, चीजें बेहतर तरीके से सीख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लीजिएगा. एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. थर्ड तो हम कर ही चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू लर्निंग. यानी कि अधिगम के विषय में कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है. सी ऑप्शन की बारिश है आज. हाँ, हो सकता है, बिल्कुल. बताइए एक बार, कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है या सही नहीं है, किसके रेफरेंस में? अधिगम यानी लर्निंग के विषय में. लर्निंग क्या है? जब आप प्रैक्टिस करके, एफर्ट करके कुछ व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, या टाइम के साथ भी बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं जो मैच्योरेशन से भी रिलेटेड हो जाती हैं. तो बताइए एक बार, कौन सी एक चीज सही नहीं है लर्निंग के विषय में? इट रिक्वायर्स फेवरेबल एनवायरमेंट, इट हैज नो रिलेशन विद मैच्योरिटी, टीचिंग एड्स हेल्प इन लर्निंग, या फिर मोटिवेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस. कौन सी एक बात गलत है? नॉट पूछा है, बी को लॉक करें. रजनी ऐसा कह रही हैं. इट हैज नो रिलेशन विद मैच्योरिटी, आप ये कह रहे हो. बात बिल्कुल सही है. ऐसा नहीं है कि लर्निंग का कोई रिश्ता नहीं है परिपक्वता से. परिपक्वता क्या है? आपको जेनेटिकली, हेरिडेटरी रूप से, हेरिडिटी से आपकी कुछ एक क्षमताएं मिलती हैं जो एज के साथ अनफोल्ड होती हैं. भाई एक पर्टिकुलर एज पे आप मैच्योर होंगे तभी उस लेवल की चीजें सीख पाएंगे ना. तो मैच्योरिटी और लर्निंग का रिलेशन है ना. कुछ चीजें आप एक सर्टेन मैच्योरिटी के बाद ही सीख पाते हैं, उससे पहले अगर सिखाई जाए तो प्रॉब्लम में आ सकती है बात. तो इसलिए जो बी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यही गलत है. बाकी तीनों चीजें सही है, तो वो इसलिए गलत है क्योंकि नहीं पूछा था. ठीक है बात. तो इट रिक्वायर्स फेवरेबल एनवायरमेंट. लर्निंग के लिए एक एनवायरमेंट फेवरेबल होना चाहिए, तभी आप एक स्टडी रूम बनाते हैं, या स्कूल्स में एक प्रॉपर क्लासरूम में बैठते हैं, कहीं ढोल नगाड़े के बीच में जाकर के नहीं बैठते हैं. ठीक. टीचिंग एड्स हेल्प इन लर्निंग. जो टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, यहां कोई पिक्चर का यूज करना, क्लासरूम में चार्ट का यूज करना, है ना. ये माइक भी हमारे लिए तो टीचिंग एड का ही काम करेगा, हालांकि ICT है. ठीक. तो ये हेल्प करते हैं, प्रभावी बनाते हैं अधिगम को. मोटिवेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो अभिप्रेरणा है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसमें? सीखने में, लर्निंग में. ठीक है, पॉइंट एक बार देख लेते हैं.
मोटिवेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखी थी। एजुकेशन इज हेल्पफुल टू चिल्ड्रन इन देयर, बच्चों के लिए शिक्षा उपयोगी है, या किस चीज में बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो मदद करेगी, बताइए एक बार। कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया गजेंद्र जी, सही है सही है, धन्यवाद काजल चौधरी। जवाब दीजिए। ताबिया बेगम, पता नहीं कौन कौन से नाम खतरनाक लिखते हो हैं। एजुकेशन इज हेल्पफुल टू चिल्ड्रन इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, ऑलराउंड या कैरेक्टर डेवलपमेंट। महात्मा गांधी भी कहते हैं भाई क्या एजुकेशन से मतलब क्या है, सर्वांगीण विकास, मन मस्तिष्क जो भी पूरा आपका शरीर, इन सब का विकास, सोल हार्ट सारी चीजें डेवलप हो सके, हेड और हार्ट की शिक्षा, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, जिसमें आपका शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, सामाजिक हर प्रकार से आप डेवलप हो सके, हर प्रकार से आप बेहतर बन सके। ठीक है बात, तो सर्वांगीण विकास जो है इसका सही आंसर होगा ऑलराउंड डेवलपमेंट। A child applies the mathematics learned in the class in solving problem of some other subject, then it is called। एक बच्चा है जो मैथमेटिक्स में जो उसने सीखा है, उस सीखे हुए को किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसी और सब्जेक्ट में भी, फिजिक्स हो सकता है, मे बी इवन टाइम टेबल पढ़ने में ईवीएस के वो मैथ्स का इस्तेमाल कर सकता है, तो मैथमेटिक्स की सीखी हुई लर्निंग किसी और सब्जेक्ट में उसको काम कर रही है, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या फिर मोटिवेशनल ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की किसने बात की, अलका गुप्ता, धन्यवाद। बताओ एक बार, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात, 3 प्रकार के ट्रांसफर की बात की है थॉर्नडाइक ने, जिनको वही बिल्ली वाले थॉर्नडाइक हैं जो बेसिकली बात करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी की। ठीक है बात, एक है पॉजिटिव ट्रांसफर, जब आपका पूर्व ज्ञान, जो आपने एक आपकी सीखी हुई जो लर्निंग है वो आपको मदद करे किसी और सिचुएशन में, जैसे जो टाइपिंग है आपकी, आप अगर कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, आप पहले टाइपराइटर पे टाइप करते थे तो आपको कंप्यूटर की टाइपिंग में मदद मिलेगी, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपको बाइक सीखने में मदद मिलेगी, है ना, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो फिजिक्स में आपको कुछ हद तक मदद मिल सकती है। इसके अलावा नेगेटिव ट्रांसफर है जब एक जगह पर सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर प्रॉब्लम करे, जैसे जो आप मान लीजिए आप बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको, मान लीजिए लेफ्ट हैंड से कोई लिखता है, अब वो राइट से लिखने की कोशिश करेगा, लेकिन बार बार वो जो लेफ्ट हैंड की लर्निंग है वो उसको बीच में अड़चन पैदा करेगी। जीरो ट्रांसफर है जब एक सिचुएशन में सीखी हुई नॉलेज का दूसरी सिचुएशन में सीखने पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, न्यूट्रल हो बिल्कुल, तो यहां पॉजिटिव है क्योंकि एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में हेल्प करे, जैसे सीटेट में भी आपको सीडीपी जो है वो हर एक सब्जेक्ट में हेल्प करता है, दैट मींस पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। अगर आपने सीडीपी अच्छा किया तो बाकी सब्जेक्ट्स ओवरऑल अच्छे हो जाएंगे। धन्यवाद सुरेंद्र जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखेंगे उसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द लेवल इन विच चाइल्ड्स मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय फियर ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड, यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ग्लिगन ने इसको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया था, प्याजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग को एक साथ डिस्कस किया था। प्री मॉरल, प्री कन्वेंशनल, सेल्फ एक्सेप्टेड या मॉरल स्टेज। आपको याद होगा पहली ही स्टेज क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है बात, तो ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पहला ही लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर, जहां उसकी कोई खुद की मॉरलिटी नहीं है, बट उसको जो पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व है कि जितना ज्यादा दंड है उतना ही बुरा काम है, तो पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा पालन करेगा। कौन सी स्टेज है, प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आज का सेशन छोटा सा रहने वाला है, बिल्कुल मैं टू द पॉइंट डिस्कशन कर रही हूं आज। 8th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा एक जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे हम एक बार नॉट। वहां पेपर में आपको कोई नहीं कहने आएगा नॉट लिखा है, वो आपको खुद याद आएगा या तो आवाज पहुंच जाएगी अब तक। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर सिनोनिमस। डेवलपमेंट और ग्रोथ पर्यायवाची हैं। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट शोज द क्वालिटेटिव चेंजेस अपीयरिंग इन वर्क कैपेसिटी, वर्क कैपेबिलिटी एंड बिहेवियर। बताइए एक बार, आंसर होगा इसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर सिनोनिमस, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो पर्यायवाची नहीं है, समानार्थी नहीं है। ग्रोथ एक हिस्सा है विकास का, डेवलपमेंट का। पहला चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देख लीजिएगा, अभी इस बार भी स्मार्ट बोर्ड पे भी कराया है। ठीक है बात, तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर सिनोनिमस। विकास और वृद्धि क्या है, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जस्ट एक हिस्सा है किसका,
विकास का यानी कि डेवलपमेंट का। अगर ये पूरा एक डेवलपमेंट है तो ये ग्रोथ जस्ट इसका एक पार्ट है। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आते हैं जो मात्रात्मक पक्ष हैं, जिनको आप माप सकते हो, जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया आपका, या आपकी चौड़ाई लंबाई मोटाई, ये सारी चीजें आप इनको माप सकते हो। बट मेरी समझ कल से कितनी बेहतर हुई, मेरे पर्सपेक्टिव्स में क्या इंप्रूवमेंट आया, ये आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट का हिस्सा है, वो क्वालिटेटिव है। ठीक, तो डेवलपमेंट बोथ हो सकता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। बट अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ज्यादातर केस में क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस को शो करेगा, जैसे आपकी वर्क कैपेसिटी बढ़ना, बिहेवियर में परिवर्तन, वर्क कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें। ग्रोथ एक हिस्सा है डेवलपमेंट का, ये बात भी सही है। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जन्म से भी पहले से, प्री नेटल स्टेज, पूर्व प्रसव अवस्था जो है आपकी, वो जो प्री नेटल स्टेज है, जब से आप गर्भ में हैं तब से शुरू हुआ है, आपकी वूम्ब से और टूम्ब तक जाएगा, मतलब आपकी कब्र तक जाएगा। ठीक है बात, लेकिन ए ऑप्शन गलत है, इसीलिए यही सही है, क्योंकि नॉट पूछा था क्वेश्चन। अगर आपने ध्यान से नहीं पूछा और पढ़ा, और स्पेशली जो आसान क्वेश्चन होते हैं उनमें नॉट लगा करके मुश्किल बना दिया जाता है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक नंबर दे करके आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग? लर्निंग के विषय में कौन सा एक ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? फिर से नॉट का खेल पूरा चल रहा है आज। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, लर्निंग इज ओनली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, लर्निंग इज डेवलपमेंट, या लर्निंग इज मैच्योरेशन? जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। नहीं दीक्षा, ऐसा नहीं है, बिना मन के तो सेशन ही नहीं चल सकता। बस लेट हो गया है तो मैं थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास कर रही हूं। क्वेश्चंस इसमें भी गलतियां करेंगे कई लोग, देखना आप। 9th का बी, प्रशांत, नीतू, सुरभि, वरुण, बहुत बढ़िया, सेना सिद्दीकी। लर्निंग इज डेवलपमेंट कंप्लीटली तो नहीं, बट हाँ कुछ हद तक दोनों को जोड़ सकते हैं कि मैच्योरेशन की वजह से कई बार लर्निंग होती है, लर्निंग की वजह से भी कई बार मैच्योरेशन होता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब एक दूसरे को इंपैक्ट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। एडजस्टमेंट भी है, लेकिन लर्निंग इज ओनली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये कहना गलत होगा। सिर्फ एक्वायर कर लेना स्किल्स को यही नहीं है, इसके बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि लर्निंग इज मैच्योरेशन, लर्निंग इज डेवलपमेंट, लर्निंग इज एडजस्टमेंट, तीनों बातें सही हैं। ठीक है बात क्लियर? भाई मैच्योर तो आप हो ही गए ना, अगर आपने सीख लिया तो, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। बी ऑप्शन बचा सिर्फ, जो कि सही हुआ। आगे बढ़ेंगे 10th क्वेश्चन पर। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड? बताइए एक बार, गत्यात्मक प्रक्रिया या गतिविधि कौन सी नहीं है बच्चे की, है ना। 3 एस्पेक्ट दिए हैं आपके, बीएस ब्लूम बात करते हैं अपनी टैक्सोनॉमी में, अपने वर्गीकरण में क्या बात करते हैं वो। एक है आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जो आपके संज्ञान, आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। दूसरा है आपका अफेक्टिव एस्पेक्ट, जो आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है। तीसरा है साइकोमोटर, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, गत्यात्मक कहेंगे इसको। बताइए एक बार, कौन सा एक गत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं होगा? इंग्लिश भी करा दो, करेंगे कुछ काम अभी करेंगे, वो इंग्लिश के जो पेडागोजी के आगे के चैप्टर्स हैं उनको करेंगे बीच में, किसी दिन कुछ अलग अलग बदल के करते रहेंगे 9 बजे, टेंशन ना लो। आंसर होगा थिंकिंग। क्यों? क्योंकि जो चिंतन है, सोचना है, वो दिमाग से होने वाली प्रक्रिया है, दौड़ करके नहीं सोचा जाता। दिमाग ही सोचेगा अगर दौड़ भी रहे होगे तब भी। ठीक, तो ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ना कि साइकोमोटर। साइकोमोटर में फिजिकल एक्टिविटीज आ जाएंगी, चाहे दौड़ना, उठना, बैठना, चलना फिरना, जो भी हो। अफेक्टिव में आपके इमोशंस से रिलेटेड, किसी को समझना, है ना, तो वो इमोशंस से रिलेटेड आ जाएगा। तो राइटिंग क्या है, साइकोमोटर हो जाएगी। थ्रोइंग अ बॉल साइकोमोटर हो जाएगी। प्लेइंग साइकोमोटर हो जाएगा। लेकिन यहां मोटर मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, ये संज्ञानात्मक पक्ष है, यानी कि कॉग्निटिव स्किल है, जिसमें आपका दिमाग खर्च होगा, ना कि आपका शारीरिक कोई श्रम लगेगा। तो ये संज्ञानात्मक पक्ष का एक हिस्सा है।